कर लूं फिर मैं आगे जाता हूं। पेनिसिलिन में 4-5 चीजें स्टार्ट में इंपॉर्टेंट हैं। एक ये है कि हम उसको मोस्ट ऑफ द केसेस नेचुरल सोर्स से या सेमी सिंथेटिक सोर्स से हम ऑब्टेन करते हैं। वो बैक्टीरियासिडल है, लेकिन उन बैक्टीरिया के लिए जो एक्टिवली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं, जो ऑलरेडी बने होते हैं, तो उसके लिए उसकी इफेक्टिवनेस कम है, लेकिन है बहरहाल सही। समझ रहे हैं? तो ज्यादा इफेक्टिवनेस उन बैक्टीरिया के लिए है जो अभी न्यूली रिप्रोड्यूस होंगे, तो उनके लिए फिर वो बैक्टीरियासिडल ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू ऑलरेडी दोज एरिया। तीसरी बात यह है कि जो पेनिसिलिन है उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो फिर हम मुख्तलिफ तरीकों से करते हैं, और जो क्लासिफिकेशन है उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो उसकी स्ट्रक्चर बेस्ड है। स्ट्रक्चर बेस्ड क्या? स्ट्रक्चर में उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, एक 5 मेंबर रिंग है, एक 4 मेंबर रिंग है, एक 4 मेंबर रिंग है, और एक उसका साइड चेन है, साइड चेन आर है। जो 5 मेंबर रिंग है उसको हम थायोजोलिडीन रिंग कहते हैं, जो 4 मेंबर है उसको हम बीटा लैक्टेम रिंग कहते हैं, और जो साइड चेन है वो लेंथ ऑफ दैट अल्काइल ग्रुप है या कार्बोनाइल ग्रुप है या उसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप से हम उस आर को रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें एक्टिविटी के लिए बीटा लैक्टेम 4 मेंबर रिंग इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियासिडल एक्टिविटी के लिए 4 मेंबर बीटा लैक्टेम रिंग इंपॉर्टेंट है। अगर बीटा लैक्टेम रिंग अगर आप उसको खत्म कर देंगे या उसको आप चेंज कर देंगे या आप उसको लाइज कर देंगे, तो इसका मतलब यह है कि उसकी बैक्टीरियासिडल एक्टिविटी नहीं आएगी। आर किस लिए है? आर उसके प्रॉपर्टी को वेरिएट करने के लिए है। प्रॉपर्टी कौन सी होंगी? उसकी पेनेट्रेशन है, उसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल है, और उसकी स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी है। अच्छा, उसकी अब मैं जो आपको क्लासिफिकेशन बेस्ड उसके बता रहा था, तो उसमें क्लासिफिकेशन वो आर बेस्ड ज्यादा वेरिएट करते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक तो है, बैक्टीरियासिडल एक्टिविटी तो उसने देनी है, बीटा लैक्टेम के बगैर तो वो तो वैसे भी काम नहीं करेगा, लेकिन जो वेरिएशन है तो वो आर बेस्ड होगा, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। तो जितना आर बड़ा होगा उतनी स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी नैरो होगी, और जितना आर बड़ा होगा वो उतना ही एसिड स्टेबल होगा। आप बात समझ रहे मेरी? जितना आर बड़ा होगा उसका मतलब यह है कि वो पेनेट्रेट कर सकता है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन तक इजीली थ्रू दैट सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, एंड कैन गिव इट्स इफेक्ट मोर इफेक्टिवली एज कंपेयर टू दैट R which is bulkier. Bulkier means that structure for that molecule, penicillin molecule, become more bulkier and has got lesser penetration tendency to reach that penicillin binding protein. तो bulkier R के साथ उसकी स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी क्या होगी बताएं? कम होगी। जितना R बढ़ाओगे स्ट्रक्चर बढ़ेगा, शेप जो है उसका साइज बढ़ेगा, पेनिसिलिन तक नहीं जा सकता, बाइंडिंग प्रोटीन तक नहीं जा सकता, और उसके मुताबिक उसकी स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी भी कम होती जाएगी। वो कम वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया के खिलाफ काम कर सकता है एज कम्पेयर टू दैट वन वेयर आर इज स्मॉलर। जितना आर स्मॉल होगा उतना ही उसकी पेनेट्रेशन टेंडेंसी ज्यादा होगी, और उसी के मुताबिक वो लार्जर वैरायटी, एक्सटेंडेड वैरायटी ऑफ एंटीबायोटिक के लिए वो ज्यादा इफेक्टिव होगा फॉर इट्स बैक्टीरियल एक्टिविटी। ये इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात ये है, लेकिन जितना इसकी ये स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी तो कम और ज्यादा होगी आर के साथ, लेकिन जो आर है वो उसके उल्टा काम करेगा फॉर एसिड स्टेबिलिटी एंड एसिड रेजिस्टेंस। इफ आर इज बल्कियर इट मीन दैट बिकम मोर एसिड स्टेबल। If R is bulkier, it means it can protect this beta lactam with more effectiveness as compared to R which is smaller. तो R अगर small है तो इसका मतलब यह है कि वो एसिड लिबाइल है, आप उसको ओरली नहीं दोगे। और अगर वो R बल्कियर है तो इसका मतलब यह है कि वो एसिड स्टेबल है और आप इसको ओरली दे सकते हो। समझ रहे हैं? मैं आगे जाऊं? यस सर। और भाई ये 30 बंदे और भी हैं ना, 30-35 बंदे और भी हैं। यस सर। कुछ तो बोलो। अच्छा, मैकेनिज्म में क्या था? मैकेनिज्म ये था कि पहले तो हमें ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव को डिफरेंशिएट करना था। ग्राम पॉजिटिव वो है जिसमें हम सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को हम कंसिडर करते हैं। सेल वॉल जो है ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकेन के नंबर डजन्स ऑफ लेयर से वो बना होता है एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो सेल मेम्ब्रेन
फिर सेल वॉल और फिर उसके बाद दूसरा सेल मेम्ब्रेन आता है। तो वो जो ग्राम नेगेटिव है तो उस एक्स्ट्रा आउटर सेल मेम्ब्रेन की वजह से वो रिलेटिवली रेजिस्टेंट होता है अगेंस्ट पेनिसिलिन एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव। ये बात क्लियर हो गई। और दूसरी बात, दूसरा जो सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव है दैट हैज गॉट ओनली फ्यू लेयर, ओनली 1, 2, 3 layers of peptidoglycan as compared to gram positive which have got very high number of those layer one above the other of the peptidoglycan। अब होता क्या है, पेनिसिलिन आता है, पेनेट्रेट करता है, सेल मेम्ब्रेन तक जाता है, जो पहला सेल मेम्ब्रेन है वहां तक जाता है, वहां पे आपका पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होता है, वहां पे अटैच होता है और आपका वो जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है जो नैम और नैग से बना होता है, तो नैम और नैग के जो अल्टरनेट ब्लॉक्स होते हैं वो आपका सेल वॉल बना के देते हैं। नैम और नैग के जो अल्टरनेट ब्लॉक्स होते हैं वो आपको सेल वॉल बना के देते हैं। तो एक पैरेलल लाइन उसकी चलती है, एक वन अबव द अदर चलती है। तो वन अबव द अदर की क्रॉस लिंकेज के लिए एक एंजाइम चाहिए, दिस इज नोन एज ट्रांसपेप्टाइडेज एंड दिस पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन has got one of that variety which is known as transpeptidase. Now when penicillin is binding to its binding protein, it means it has to bind covalently। बड़ा मैं इसकी खबर है रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग जब पेनिसिलिन पेनिट्रेट करता है सेल मेम्ब्रेन 1 तक, वहां पे पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होता है। आपका जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना है और पेप्टाइडोग्लाइकेन किस चीज से बना है, वो अल्टरनेट ब्लॉक्स ऑफ नैम और नैग से बना है। नैम और नैग एक अपने लाइन में लगे होते हैं, पैरेलल लगे होते हैं, अल्टरनेट लगे होते हैं, और एक जो है वो अपने पॉलीमर के बनाने के बाद एक दूसरे के ऊपर बने होते हैं। तो जो एक दूसरे के ऊपर पॉलीमरिक चेन उनका लगा होता है, तो वो एक दूसरे के ऊपर क्रॉस लिंक करते हैं थ्रू दिस एंजाइम विच इज नोन एज ट्रांसपेप्टाइडेज। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन एंड ट्रांसपेप्टाइडेज में बी सिमिलर, समझ रहे ना। तो जब होता है पेनिसिलिन तो वो ट्रांसपेप्टाइडेज के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ट्रांसपेप्टाइडेज फ्री नहीं होता, उसके साथ अटैच हो जाता है पेनिसिलिन अपने तौर पे। तो जो ट्रांसपेप्टाइडेज क्रॉस लिंक कराने के लिए आया होता है वो किस चीज को क्रॉस लिंक करता है, डी एलानिन ऑफ नैम 1 वर्सेस डी एलानिन ऑफ नैम 2, समझते हैं। तो जो ऊपर का नैम का डी एलानिन है वो नीचे के नैम के डी एलानिन को क्रॉस लिंक कर रहा होता है। दैट इज actually role of transpeptidase, but this role cannot be properly executed by transpeptidase because penicillin is attached to this one and it do not allow transpeptidase to work for cross linkaging of D-alanine of NAM1 versus D-alanine of NAM2. It means cross linkage cannot be performed properly and ultimately that cell wall become weakened and this osmotic pressure inside bacterial cell cannot be retained for its integrity related to cell wall structure and architecture. Mean that cell wall that bacterial cell become rupture ultimately. ये उसका brief mechanism है। मैं आगे जाता हूं, आगे आज के लेक्चर आगे जाएं, कोई मसला तो नहीं है? नो सर। ठीक है। काइनेटिक्स क्या है? एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन V, amoxicillin, ampicillin, cloxacillin can be given orally, you know that. Rest penicillin G are given parentally. You know what is basic difference? हम पेनिसिलिन V और पेनिसिलिन G को मुख्तलिफ रूट से क्यों देते हैं? सर एसिड स्टेबिलिटी की रीजंस पे। बिल्कुल एग्जैक्टली। जो G है वो एसिड लेबाइल है, that's why we prefer to give parenterally, either most of the cases intramuscular, or penicillin V is acid stable, we can give orally. Similarly for amoxicillin. Food delayed the absorption of oral penicillin, so they should be given either 1 hour before or 2 to 3 hours after meal. समझ गए ना? जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अच्छा चलें फिर वो बाद में बात करेंगे जब टाइम आएगा। Penicillins are less lipid soluble and do not cross blood-brain barrier, most of those. However, in meningitis, the CSF concentration may be high enough in high doses and so intrathecal injection is not needed. अच्छा, एक तो CSF प्रेशर ज्यादा होता है और दूसरी जो है वो जो मेनिंजियल टिश्यूज हैं
वो उनके लिए पेनिट्रेशन गैप ज्यादा हो जाता है. In those cases, these antibiotics can cross blood-brain barrier and that required concentration can be achieved into those meninges for required effect. जब bacterial meningitis होता है तो वहां फिर ये काम कर सकते हैं. Frequency of parenteral injection of penicillin-G has been reduced by dosing delayed absorption preparation, procaine, penicillin and benzathine penicillin. जो प्रोकेन है वो दिन में एक लगाते हैं और जो बेंजाथीन है वो आमतौर पे महीने में या 3 हफ्तों में एक लगाते हैं. लेकिन जो बेंजाथीन है वो आमतौर पे ट्रीटमेंट के लिए नहीं होता, वो प्रोफाइलेक्टिक होता है एज कंपेयर टू अदर पेनिसिलिन. ये बात याद रखें मेरे भाई. बेंजाथीन जो है वो आमतौर पे प्रोफाइलेक्टिक यूज के लिए है. वो इंडिकेशन में बात करते हैं स्पेशली रूमेटिक फीवर में. वो क्योंकि वो इतना स्लो और इतना लो कंसंट्रेशन ब्लड में देता है कि वो जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट है उसके लिए फिर अप्रोप्रिएट नहीं होता एज कंपेयर टू प्रोफाइलेक्टिक यूज. आपको समझ आई है? मैं आगे जाऊं? यस सर. क्या As penicillin are less lipid soluble, so they are not metabolized through bile. They are not metabolized, polarized, and cannot be and are mostly excreted in urine. About 90% of excretion is by tubular secretion. You know that. Probenecid can competitively inhibit tubular secretion of penicillin and prolong its duration of action. Ampicillin probenecid combination used to reduce the frequency of drug administration. वो बात हुई थी ना, ये पहले हम प्रोबेनिसिड की जब डिस्कस कर रहे थे. एक है ड्रग रीअब्सॉर्प्शन और एक है ड्रग सीक्रेशन. तो जो ड्रग सीक्रेशन है वो आपका फ्रॉम ब्लड टू ट्यूब्यूल्स नेफ्रॉन पैसेज सेक्रेशन है. रीअब्सॉर्प्शन ये है फ्रॉम बैक नेफ्रॉन बैक टू दोज ब्लड वेसल्स. तो जो आपका है प्रोबेनिसिड वो आपके एम्पेसिलिन को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है थ्रू दोज कैरियर एट दैट सेक्रीशन. तो सेक्रीशन ऑलरेडी ब्लड में होता है, वो ब्लड से ट्यूब्यूल्स में जाना होता है, लेकिन प्रोबेनिसिड उस सेक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन को जाके इनहिबिट करता है रिलेटेड टू दोस कैरियर्स. तो वो फिर प्रोबेनिसिड उनको बाहर नहीं जाने देता, ट्यूब्यूल में नहीं जाता, तो ट्यूब्यूल से फिर यूरिन एक्सीड भी नहीं होता. तो एम्पेसिलिन कंसंट्रेशन रिमेन हायर इन ब्लड, हाफ लाइफ इज इंक्रीज्ड इन ब्लड बाय प्रोबेनिसिड फॉर दोज एम्पेसिलिन. बात क्लियर है? बात क्लियर है? यस सर. ठीक है. Dosage must be in case of failure. However, penicillin can be given in normal doses in renal failure because it is lipid soluble and 80% treated in bile. Penicillin poorly penetrate CSF. However, inflammation or the treatment of meningitis can be achieved within 24 hours of administration. पहले डोज से आप एक्सपेक्ट ना करें, लेकिन दूसरे और तीसरे डोज के बाद जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन मेनिंजीज में अचीव कर लेगा फॉर इट्स रिक्वायर्ड इफेक्ट. Bactericidal effect. How you can improve pharmacokinetics? We have discussed that this ampicillin will have to be given along with probenicid. Probenicid will be responsible to increase duration of action of ampicillin related to decrease urine output of those ampicillin. तो probenicid और ampicillin क्या करते हैं? Pharmacokinetic drug interaction करते हैं to increase duration of action of penicillin at urine output, to decrease urine output of ampicillin. Second important point, to increase drug sensitivity, carbenicillin, one of that penicillin, has to be given along with gentamicin for Pseudomonas.
हम दो एंटीबायोटिक को, दो मुख्तलिफ क्लास ऑफ एंटीबायोटिक को एक साथ देते हैं। क्यों देते हैं? इस वजह से देते हैं कि जो सेल वॉल है वो कार्बेनिसिलिन उसको रप्चर कर देगा, और जेंटामिसिन जो अमाइनोग्लाइकोसाइड है वो जो रप्चर्ड सेल वॉल है वहां पे फिर उसकी जो रिक्वायर्ड न्यूक्लियर कंटेंट्स तक उसकी पेनिट्रेशन है वो आसान हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। तो वो इनका साइनर्जिस्टिक इफेक्ट है। एम्पेसिलिन प्रोबेनिसिन का क्या है? काइनेटिक साइनर्जिस्टिक इफेक्ट है। कार्बेनिसिलिन और जेंटामिसिन का क्या है? डायनेमिक, फार्माकोडायनेमिक साइनर्जिस्टिक इफेक्ट है। बात क्लियर है ना? यस सर। प्रोबेनिसिट और एम्पेसिलिन फार्माकोकाइनेटिक साइनर्जिस्टिक इफेक्ट है, और पेनिसिलिन, एनी पेनिसिलिन, कार्बेनिसिलिन को छोड़ दें, कार्बेनिसिलिन ज्यादा इस्तेमाल होता है इस वजह से लिखा है, लेकिन एनी इवन एम्पिक्लॉक्स या एम्पेसिलिन कैन बी गिवन विद दैट जेंटामिसिन। लेकिन जो कार्बेनिसिलिन है ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो ज्यादा उसके साथ कंपेटिबिलिटी ज्यादा है, इस वजह से इफ दैट इज गिवन डायनेमिक साइनर्जिस्टिक इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड। तो ये दो मुख्तलिफ चीजें साइनर्जिस्टिक इफेक्ट दे दें, टू डिफरेंट मैकेनिज्म। Similarly, we can expect to extend spectrum of beta-lactam, these beta-lactam. Whenever amoxicillin is given along with clavulanic acid, you know that ampicillin is given along with sulbactam, or piperacillin is given along with tazobactam. तो ये तीन जो हैं वो beta-lactamase inhibitors हैं, तीन टाइप के, एक क्लेवुलानिक एसिड है, एक sulbactam है, एक tazobactam है। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन में देते हैं to protect actual penicillin against penicillinase. This penicillinase or beta-lactamase is enzyme responsible to cause lysis of beta-lactam ring, 4-membered ring within that penicillin chemistry. आपको बात समझ आ रही है जो मैं आपसे कह रहा हूं? यस सर। क्लेवुलानिक एसिड, साल्बैक्टम और टेजोबैक्टम ये पेनिसिलिन नहीं है। अच्छा, ये क्लासिकल पेनिसिलिन नहीं है मेरे भाई। क्लेवुलानिक एसिड, साल्बैक्टम और टेजोबैक्टम क्लासिकल पेनिसिलिन नहीं है, ये सिर्फ गार्ड हैं, प्रोटेक्टेड हैं अगेंस्ट इफेक्ट ऑफ बीटा लैक्टेमेज और पेनिसिलिनेज ऑन पेनिसिलिन। दोज में बी पाइपेरिसिलिन और टिकारसिलिन और एमॉक्सिसिलिन और एम्पेसिलिन, व्हाटएवर। Penicillin show a synergistic effect with aminoglycoside. We have discussed that gentamicin. तो gentamicin जो है वो aminoglycoside है और उसी की बुनियाद पे वो इफेक्ट को synergistic effect देता है, where inhibition of peptidoglycan synthesis allow aminoglycoside to penetrate bacterial cell more easily, allowing its disruption of protein synthesis within this cell. तो जो aminoglycoside है वो फिर जो 30S और 50S सब यूनिट है वहां पे फिर काम करके उसकी डिस्ट्रक्शन करते हैं। बीटा लैक्टेम रिंग ऑफ क्लेवुलानिक एसिड इज थॉट टू बाइंड स्ट्रांगली टू बीटा लैक्टेमेज, मीनवाइल प्रोटेक्टिंग अदर बीटा लैक्टेम्स फ्रॉम एंजाइम। क्लिनिकल यूजेस। भैया आप जागे हुए हैं? यस सर। यस सर। कोई मसला तो नहीं है? नो सर। सर ये जो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम है जो माइक्रोब्स के अंदर होता है, तो वो नेचुरली उनमें प्रेजेंट होता है, और उस बीटा लैक्टेमेज एंजाइम का माइक्रोब को क्या फायदा है अदर देन पेनिसिलिन से प्रोटेक्शन? अदर देन का तो मुझे अभी इतना डिटेल मुझे पता नहीं है कि अदर उसका क्या होगा, लेकिन ये नेचुरली भी होता है और वो म्यूटेशन के बाद भी आता है। नेचुरली पहले होता है, लेकिन अगर पहले नहीं होता था तो उसके जो म्यूटेटेड स्ट्रेन्स आते हैं तो फिर वहां पे फिर वो बना के दे देता है। वन ऑफ दैट रीजन इज प्रोटेक्शन, डेफिनेटली इट्स ओन प्रोटेक्शन। अदरवाइज प्रोटेक्शन के अलावा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेनिसिलिन, इसके अलावा उसका जो फिजियोलॉजिकल रोल है विद इन पेनिसिलिन आर गिवन बाय माउथ और इन मोर सिवियर इन्फेक्शन intravenously and often in combination with other antibiotics used against bacterial meningitis or one of that bone or joint infection, skin or soft tissue infection. ये नीचे जो है वो इसके कहानियां लिखी हुई है कि कौन सा अच्छा है और कौन सा वो है। तो
जितना आपके इख्तियार में है तो वो करें, जो इख्तियार में नहीं है तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा। Pharyngitis, otitis media, bronchitis, pneumonia, urinary tract infection, gonorrhea, syphilis और endocarditis। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बताएं? इंडिकेशन में इंपॉर्टेंट क्या है बताएं? के साथ सेकेंडरी है मेरे भाई, बात याद रखें। अच्छा, ऑर्गन्स जो हैं वो सेकेंडरी हैं, ऑर्गन्स सेकेंडरी हैं। असल में वो बैक्टीरिया स्ट्रेन है जिसके खिलाफ उसने काम करना है। और बैक्टीरिया कौन सा ज्यादा 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 वो है, सेंसिटिव है? पेनिसिलिन की सेंसिटिविटी किस बैक्टीरिया के खिलाफ ज्यादा है? ग्राम पॉजिटिव सर। जी, ग्राम पॉजिटिव हैं, वो कोकाई हों या वो रॉड्स हों। और ग्राम नेगेटिव, और ग्राम नेगेटिव में स्पेशली जो रॉड्स हों, समझ रहे ना, ग्राम नेगेटिव। और जो स्टेफ है, स्टेफलोकोकाई, वो बहुत रेजिस्टेंट है टू मेजॉरिटी ऑफ पेनिसिलिन रिलेटेड टू स्मॉलर प्यूरिन इन cell membrane 2. It do not allow penetration of most of those penicillin, and for that reason those staphylococcus are actually resistant related to activity of bactericidal by those penicillin. तो पेनिसिलिन जो उमूमी तौर पे हैं, जो स्टेफ वाले हैं, कोकाई वाले हैं, और उनकी जो प्यूरिन सेल मेम्ब्रेन 2 में कम है, छोटे हैं, तो वो आपके उन पेनिसिलिन को, मेजॉरिटी ऑफ पेनिसिलिन को रेजिस्टेंट होते हैं। नॉट बिकॉज ऑफ बीटा लैक्टेमेज, बिकॉज ऑफ लेसर पेनिट्रेशन रीचिंग टू पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। आपको समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। जो स्टेफ कोकाई हैं वहां पे प्यूरिन, कौन से जो पोर्स हैं, वो पोर जो सेल मेम्ब्रेन 2 में ऊपर होते हैं, जहां से आपके पेनिसिलिन पेनेट्रेट करते हैं, वो पोरिन बहुत छोटे होते हैं। छोटे होने की वजह से जो बल्कियर मोस्ट ऑफ दोस पेनिसिलिन हैं वहां पे जाके पेनेट्रेट नहीं करते, कहां तक? पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन तक। तो वहां पे फिर हमें जो है वो ज्यादा इफेक्टिव कौन से होंगे? जो बहुत ही छोटे पेनिसिलिन होंगे, जिनका आर बहुत छोटा होगा। और आर इनका जिनका छोटा होता है, पाइपेरिसिलिन का, टिकारसिलिन का। समझ रहे हैं ना? यस सर। जो सबसे वो है इफेक्टिव है अगेंस्ट दोज व्हिच डू नॉट अलाउ पेनेट्रेशन। तो पेनेट्रेशन अलग चीज है, पेनेट्रेशन अलग चीज है, और पेनेट्रेशन पहले होगी तब बीटा लैक्टेमेज काम करेगा। सो piperacillin and ticarcillin are most effective related to their smaller size and more effective penetration to reach penicillin binding protein related to those bacteria. अच्छा, अदरवाइज बस जनरली बात याद रखें। इधर बात सुने, इंडिकेशन तो बहुत सारे हैं, 8, 10, 15, 20 होंगे। इसके साथ आपका काम नहीं है, इसके साथ काम है कि ग्राम पॉजिटिव मेजॉरिटी ऑफ स्ट्रेन्स कैन बी inhibited for their cell wall structuring by penicillin. एक बात, gram negative are also inhibited but lesser number of strain. दूसरी बात। तीसरी बात, जो कोकाई हैं, स्टेफ कोकाई हैं, उन स्टेफ कोकाई की जो पेनेट्रेशन है वो हम enhance करते हैं related to attachment of small or in the form of piperacillin and ticarcillin and some of those chloracillin related to their effectiveness against those bacteria. अच्छा, इसके अलावा पेनिसिलिन शो, अच्छा, तो इन बैक्टीरिया को देखते जाओ, काम उसके इफेक्ट को देखें। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस,
bone or soft other joint infection. ये जो है ना फ्लोक्लोक्सिसिलिन और पाइपेरासिलिन और टिकारसिलिन, ये तीनों एक ग्रुप में आते हैं, तीनों एक ग्रुप में उसके स्मॉलर आर के साथ आते हैं. Skin and soft tissue infection, benzyl penicillin, pharyngitis through phenoxymethylpenicillin, otitis media, amoxicillin, bronchitis through amoxicillin, pneumonia, amoxicillin, urinary tract infection, amoxicillin, gonorrhea, amoxicillin along with probenecid related to that gynecological, syphilis, procaine, benzyl penicillin, endocarditis, again those broad spectrum antibiotics. रेजिस्टेंट क्यों होता है? रेजिस्टेंस जो है वो दो तरीकों से होता है, या नेचुरली होता है या फिर वो एक्वायर्ड होता है. नेचुरली that lacking that item against which you are providing this antibiotic. That item mean peptidoglycan. That is either not present or that is present but that is mutated or that is some made up of those components which are not being inhibited properly by those penicillin. जो mycoplasma है cell wall deficient है, fungi है that cell wall is there but that is without peptidoglycan. तो हमारा काम तो peptidoglycan के साथ था, peptidoglycan नहीं है, NAM और NAG नहीं होंगे, तो फिर हम उस ट्रांसपेप्टाइडेज को किस बुनियाद पे उसको इनहिबिट करके काम करा सकते हैं. So fungi is naturally resistant to those penicillin. Mycobacterium, chlamydia and human cell related to their structural difference against those gram positive which are rich with those peptidoglycan. Acquired resistance ये important है. Natural resistance तो वैसे भी है, असल important जो हमारा issue है वो acquired resistance के साथ है. And that may be related to some of those 3-4 reasons. Beta-lactamase production by those bacteria that cause lysis of beta-lactam ring and cause lysis of the beta-lactam and that penicillin become unable to work for its cellular activity. Decreased permeability to beta-lactam. जैसे मैंने आपको बताया स्टेफोलोकोकस, वो उसमें जो पोरेंस हैं वो बहुत छोटे हैं, उसको परमिएट नहीं कराने देते, पेनिट्रेट नहीं कराने देते, बाइंडिंग प्रोटीन तक नहीं जाने देते, तो वो इफेक्ट भी नहीं दे सकते. Efflux pump development, that is very interesting, that is selective to some of those antibiotics. वो हर एक के साथ नहीं होता, सेल में चला जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है, लेकिन उसके लिए फिर ऐसे कैरियर्स बन जाते हैं जो उसको जो बाइंडिंग प्रोटीन है उस तक जाने नहीं देते, बाइंडिंग प्रोटीन को पहुंचने से पहले उसको इफ्लक्स कर देते हैं. समझते हैं? अल्टरेशन ऑफ प्रोटीन, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, जो म्यूटेशन होती है, जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, वहां पे जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है वो फिर डिफरेंट होता है. और उसका जो टिपिकल एग्जांपल है वो वेनकोमाइसिन है. वेनकोमाइसिन is based on that resistance of transpeptidase as penicillin binding protein, and this vancomycin is actually smart enough to bypass this covalent binding at transpeptidase. Rather, it attaches to alanine directly. So alanine to aniline cross linkage is inhibited at that precursor rather at enzyme. आपको समझ आई है मेरी बात? सर रिपीट कर दें. मैं आपसे ये कह रहा हूं जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन में जो म्यूटेशन होती है, अल्टरेशन होती है, तो वो आपका पेनिसिलिन आता था ना जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता था, किसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता था? ट्रांसपेप्टिडेज के साथ. तो ट्रांसपेप्टिडेज एक वन टाइप ऑफ पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है ना, तो वो बजाय इसके कि वो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन की जो केमिस्ट्री है वो ऐसे चेंज हो जाती है कि वो पेनिसिलिन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, उसकी केमिस्ट्री, उसका 3D स्ट्रक्चर वो ऐसे चेंज हो जाता है कि वो पेनिसिलिन को नहीं लेता. अब पेनिसिलिन नहीं लेता तो अब क्या करते हैं, वो जो वेनकोमाइसिन है वो वेनकोमाइसिन की सेल वॉल इनहिबिट करता है, लेकिन जो वेनकोमाइसिन की जो सेल वॉल इनहिबिशन है वो ट्रांसपेप्टाइडेज के म्यूटेशन की वजह से वो डिफर कर जाती है.
कैसे डिफर करती है? डी एलानिन टू डी एलानिन आपका क्रॉस लिंक कौन करा रहा था? ट्रांसपेप्टाइडेज। अब ट्रांसपेप्टाइडेज म्यूटेट कर गया है, अब जो है हमने सेल वॉल को इनहिबिट करना ही है। अब वो वैनकोमाइसिन बजाय इसके ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम पे काम करे, वो डी एलानिन पे जाके अटैच हो जाता है। तो डी एलानिन की जो फ्री एरिया है फॉर क्रॉस लिंक विद अदर डी एलानिन वो अवेलेबल नहीं होता। सो अगेन यू कैन एक्सपेक्ट दैट दिस क्रॉस लिंकेज विल आल्सो बी इनहिबिटेड टू कॉज वीकनेस ऑफ दैट सेल वॉल इंटेग्रिटी। आप समझ रहे मेरी बात? यस सर। अच्छा, beta lactamase production having three types: penicillinase for penicillin, cephalosporinase against cepham, or extended beta lactamase that can work for both cephalosporin as well as penicillin. Adverse effects of penicillin are that is one of safe most. हमने कहा था ना कि पेनिसिलिन वन ऑफ सेफ मोस्ट एंटीबायोटिक है that remain in clinical use from decades, 3 to 4 decades. But still we have got some adverse effect related to hypersensitivity, GIT disorder, drug disorders, neurotoxicity, nephrotoxicity, and cationic toxicity. When talk for hypersensitivity, that may be either type 1, 2 or 3. Type 1 में क्या होता है? Type 1 में anaphylactic या immediate response होता है. That is associated with antibody E, and that is based on exposure of penicillin at mast cell, where antibody antigen reaction take place at those mast cell that cause rupturing of that mast cell. And we have to see for some of those mediators, inflammatory mediators, chemical mediators that are being released from those mast cells. You can expect all of associated effect with those mediators. तो अब आपके पास जो mediators रिलीज हुए, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, लिकोट्राइन्स हैं, हिस्टामिन है, सेरोटोनिन है, so बहुत सारे हैं. So all of those mediator will have to give effect at its own area and its own domain. तो जो इनका डोमेन है उसी के मुताबिक फिर वो अपना इफेक्ट देना शुरू कर देते हैं. ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है, हाइपोटेंशन हो जाती है, रैशेस आ जाते हैं, एंड एंजियोडेमा फलाना फलाना फलाना. When you talk for those, you have to see for its pre-assessment related to pre-administration, and one of the most widely used method is known as skin test or hypersensitivity test. तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम सिर्फ 0.02 ml वो इंजेक्शन लगा देते हैं, सब कोटेनियस या इंट्राडर्मल. तो उसकी बुनियाद पे हम उसको आधा घंटा देते हैं, और आधे घंटे के बाद उसके जो है वो रिस्पांस को देखते हैं. इफ देयर इज रिस्पांस, if there is allergic response, you have to actually avoid, you have to replace that with some other antibiotic that do not have got similar chemical structure. कि पेनिसिलिन और सेफोलोस्पोरिन का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, तो फिर हम सेफोलोस्पोरिन को भी अवॉइड करते हैं, हम किसी और एंटीबायोटिक पे जाते हैं, क्विनोलोन्स पे जाते हैं या मैक्रोलाइड्स पे जाते हैं. तो इस तरह के एंटीबायोटिक पे जाते हैं जिनकी केमिकल स्ट्रक्चर सिमिलरिटी ना हो. एंड इफ एक्सीडेंटली देयर इज रिएक्शन, anyone which has not performed the skin test, and that penicillin is administered and that provides some type of those type 1 hypersensitivity reaction, you have to treat that with steroid and adrenaline along with some diphenhydramine or chlorpheniramine mediate. तो ये 2-3 चीजें हम जल्दी से लगा देते हैं. सबसे पहला जो है वो एड्रेनालिन है हाइपोटेंशन और उसको कवर करने के लिए, और दूसरा जो है वो स्टेरॉइड है जो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स हैं उसको कंट्रोल करने के लिए फिर ये है, और तीसरी चीज जो है वो डाइफेनहाइड्रामीन या क्लोरफेनिरामेट है ये. लेकिन ये टर्शरी ऑप्शंस में है. प्राइमरी जो है वो एपेनेफ्रिन, एड्रेनालिन और स्टेरॉइड. ये आप बात समझ रहे हैं? यस सर. उदय को भी किया ये के खिलाफ उसने 3 और प्रोडक्ट भी बेच दिए, डाइफेनहाइड्रामीन भी बेच दिया, स्टेरॉइड भी बेच दिया, और एपेनेफ्रिन, एड्रेनालिन का इंजेक्शन भी बेच दिया इसने.
सर जी ده brain دي كم ده 16 لقوة خايس. To hypersensitivity that may be cytotoxic. Those reactions in which immune system is activated against the antigen which intrinsically present in the cell membrane and other tissue. वहां पे antibody E था, यहाँ पे antibody G है. In this type of reaction, antibody G will be produced and you can expect for hemolytic anemia or neutropenia, thrombocytopenia. RBC, for example, RBC having normal protein on its surface, with these protein when penicillin attached, which act as antigen, and this antigen will have to be reacted upon by antibodies, and that will be leading to some phagocytosis against or leading to hemolysis of that RBC. Type 3 में ये होता है immunocomplex mediated reaction when penicillin or its metabolite penicillinic acid circulating for a long time in that body, immune system is activated and produce antibody which bind with the penicillin and form complex. Penicillin या उसका जो metabolite है penicillinic acid. This complex circulate in body and deposited into various tissue and compartment of the body. For example, when deposited in blood vessel, they activate the complementary mechanism which in turn activate the neutrophil. Neutrophil complement mediated damage will occur to that part of the tissue. तो हमें फिर वेस्कुलाइटिस के तौर पे नजर आता है. अच्छा, ये तो बहुत रेयर केसेस हैं हाइपर सेंसिटिविटी, वो लेस देन 10% पेशेंट में होता है. GIT इज वाइडली प्रिवेलेंट एज कंपेयर टू दोस हाइपर सेंसिटिविटी, स्पेशली विद ब्रॉड स्पेक्ट्रम. GIT डिस्टर्बेंस जो है वो एक तो मैंने आपको बताया था कौन से नेफ्थलीन और पेरिसिलिन, टिकारसिलिन, and one of that other that broad spectrum penicillin that cause diarrhea in GIT because it's not absorbed completely from GIT. It can cause disturbance of GIT flora, normal flora. Extended spectrum penicillin also cause disturbance of flora that may be responsible to cause supra-infection or super-infection. That is, a new infection arising in a patient having a pre-existing infection. For example, enterocolitis cause diarrhea and cause death. Death तो खैर बस ट्रीटमेंट ना हो तो वाकई डेथ हो जाती है, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस है. डायरिया हो जाता है, वैसे ये नॉर्मल है. Opportunistic type of infection also develop due to opportunistic microorganism which is normally resistant to penicillin get opportunity when normal flora is disturbed and cause infection such as Candida albicans, cause candidiasis. Reason is that normal flora usually suppress pathogenicity of Candida albicans by releasing certain substances like bacteriocin, which are inhibitory to those Candida albicans and do not allow pathological effect of Candida albicans. तो bacteriocin क्या करता है? Candida albicans के खिलाफ लड़ रहा होता है और उनको पैथोजेनिसिटी काज नहीं कराने देता. But in opportunistic infection, the predominancy of normal flora that destroy and Candida albicans can easily cause infection. Sweet laser. अच्छा, that pathogenicity related to GIT disturbance may be related to normal bacteria flora that will be releasing bacteriocin which inhibit pathogenic microorganism. Normal bacterial flora will produce some essential nutrients which will be counteracting that pathogenic microorganism, or bacterial flora will be suppressed and there will be lack of competition against those pathogenic microorganisms. तो जो normal bacterial flora है GIT में, अगर आप उसको किल करते हो तो फिर ये तीनों केसेस की वजह से या बैक्टीरिया नहीं बनेंगे, या न्यूट्रिएंट्स नहीं बनेंगे, या कंपटीशन नहीं हो जाएगी. तो फिर जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है फिर आपको लोकल डिस्टर्बेंस कॉज करेंगे. You can treat that by related to that infection, type of infection. अगर diarrhea है, dysentery है, related to those you have to use metronidazole or vancomycin type. अगर oral thrush है, diarrhea है, nystatin. अगर urinary tract infection है तो ciprofloxacin.
न्यूरोटॉक्सिसिटी नेफसिलीन के साथ है, अगेन नेफ्रोटॉक्सिसिटी मेथिसिलीन के साथ है, but it's again very rare. Drug interaction, we have discussed propanacid or aminoglycoside, kinetic and dynamic.